हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो का विषय है वर्णमाला। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे वर्णमाला की। तो आइए यहाँ पर हम वर्णमाला को देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले वर्ण की जानकारी होना चाहिए। वर्ण क्या है? तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, जो ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप जो होता है वो वर्ण होता है और वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वह ध्वनि होती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो वर्णमाला नीचे हम कुछ वर्णमाला की डेफिनेशन दी हुई हैं, उनको हम देखते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसे वर्णमाला कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी वर्णमाला की डेफिनेशंस हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। लिपि क्या होती है? लिपि है देवनागरी और उसके जो चिन्ह हैं वो हैं जैसे कि आ, छोटी ई, का, खा, चा आदि। ठीक है, तो वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण कितने हैं? वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। 52 वर्णों को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो अब यहाँ पर हम स्वर की देखें। यदि कुल स्वरों की संख्या यदि पूछे तो 13 होती है और स्वर की संख्या यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसमें 11 होती है संख्या। मूलतः स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, और यदि टोटल स्वरों की बात करें तो टोटल होते हैं 13। तो स्वर यहाँ पर हम देख लेते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये आपके 11 स्वर होते हैं। यदि कुल स्वरों की संख्या पूछे तो वहाँ पर अंग और आहा को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कुल स्वर हो जाते हैं 13। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्यंजन की। तो यहाँ पर जो व्यंजन होते हैं वो व्यंजनों की संख्या होती है 39, यानी कि 39। का से का, खा, गा, घा, अणा, चा, यानी कि का से लगा करके जो आपके ज्ञातक जो वर्ण होते हैं वो सभी वर्ण से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अंग और आहा, इन्हें अयोगवाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो आ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है, और अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अंग को हम अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल कि इनका जो अलग से इनका रूप नहीं लिखा जाता है, ये व्यंजनों के साथ यूज होता है। यदि किसी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं हम तो वह अनुस्वार हो जाता है, और बगल में दो बिंदी लगा देते हैं तो वो विसर्ग बन जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं वर्ण वर्ण विचार। तो फिर यहाँ पर देखिए आप, वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पहले भी बताया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब हम यहाँ पर देखिए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, यहाँ पर स्वर की परिभाषा है, देखिए जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो वर्ण स्वतंत्र अपने आप में बोले जाते हैं, उन्हें किसी अन्य वर्ड्स की आवश्यकता नहीं होती है बोलने में और उच्चारण करने में, तो वह स्वर कहलाते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो स्वर 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 यहाँ पर आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं, मैंने आपको बताया है।
और यदि कुल स्वरों की बात की जाए तो अनुस्वार और विसर्ग भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, इसलिए स्वरों की कुल संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, और समानता या मुख्यतः स्वरों की संख्या पूछे तो आप 11 ही टिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्वर आपके आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ये आपके स्वर हैं। अब नीचे देखिए आप यहाँ पर लिखा है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या उनका विभाजन। तो यहाँ पर देखिए आप उत्पत्ति के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आपका ह्रस्व स्वर होता है, नंबर 2 दीर्घ स्वर और तीसरा जो होता है वो होता है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर भी इसे कहा जाता है, लघु स्वर भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 है, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी संख्या टोटल 4 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर की यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आपके दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है जी, 7 होते हैं जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब तीसरे नंबर का जो आपका स्वर है वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर की डेफिनेशन देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको कि क्या है। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी को पुकारने में किया जाता है मतलब जैसे कि राम, जैसे हम किसी को पुकार राम, श्याम, तो ये श्याम लंबा खींचते हैं तो जो बीच में ध्वनि होती है इसी को प्लुत कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, तो यहाँ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अग्र स्वर जो आपका है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और अग्र स्वर कितने हैं आपके? वो 5 होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री, ये आपके अग्र स्वर हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। ये मध्य स्वर में आपका एक ही आता है, छोटा आ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी है? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ।